ओके, तो पीएनसी का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि परम्यूटेशन कैसे होता है, कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो पूरा जो ये चैप्टर है इसको लॉजिकली समझो, और जहाँ पर थोड़ा बहुत जो एंड रिजल्ट थोड़ा याद करना होगा कहीं पर, तो वो रिजल्ट्स हैं वो याद करते चलो। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हम लोगों ने क्या देखा है अभी तक। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मान लो हमारे पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये सारे जो भी रेड डॉट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये मान लो कि मेरे पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर ये एक सेट है जिसमें कि ये एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पर काम मैंने क्या बोला, हम लोग को क्या करना है कि ये सारे जो एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे को लेके मेरे को ये देखना है कि कितने वे में मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है। मान लो कि जैसे 6 आदमी हैं, तो 6 आदमी को कितने वे में जो है मैं यहाँ पर अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे कि मान लो यहाँ पर मेरे पास एन स्पेस है ना, ये जो मैंने डैश लाइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ये पहला स्पेस है, ये दूसरा स्पेस है, तीसरा चौथा सो ऑन अप टू, ये पूरा जो है ये टोटल यहाँ पर एन स्पेस है। ठीक है। और यहाँ पर जितने भी ये एलिमेंट्स हैं उसको मेरे को अरेंज करना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग कि जो ये सबसे पहला स्पेस है यहाँ पर कितने तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो कोई भी एक यहाँ पर रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास एन ऑप्शंस है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर मान लो एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया, उसके बाद कितने ऑब्जेक्ट बचे मेरे पास, n-1 है। टोटल n थे, एक को यहाँ पर डाल दिया तो n-1 बचे। तो यहाँ पर मेरे पास कितने ऑप्शन आ गए, n-1 ऑप्शन आ गया। फिर यहाँ पर मैंने एक कर लिया, यहाँ पर और एक कर लिया, दो कर लिया, तो फिर यहाँ पर कितने बचे, n-2। तो ये स्पेस के लिए n-2, फिर ये स्पेस के लिए n-3 एंड सो ऑन अप टू लास्ट में जो है मेरे पास बस एक ऑब्जेक्ट बचेगा जिसको कि यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे तरीका को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ये अलग अलग स्टेज में हम लोग भर रहे हैं, है ना। पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, फिर यहाँ पर डाल रहे हैं, फिर यहाँ पर डाल रहे हैं, एंड सो ऑन। ये सब चीज़ हम लोगों ने देख लिया अभी तक। तो ये सारे को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 सोन अप टू 1 है। तो इसी को जो है हम लोग n फैक्टोरियल लिखते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑर्डरिंग और अरेंजिंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है। ये बाद में हम लोग देखेंगे, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है सारे, कुछ कॉमन आ गए, कुछ सिमिलर सेम आ गए, तो कुछ रिपीट हो गए, तब फिर कैसे करेंगे उसको बाद में देखेंगे। अभी के लिए क्या है कि हमारे पास एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, और फिर उनको जो है अरेंज करने का तरीका या फिर परम्यूट करने का तरीका, ठीक है, वो कितना हो गया, एन फैक्टोरियल। तो एक एग्जांपल मान लो कि हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन स्टैंड इन अ क्यू। तो 6 लोग हैं और 6 लोग को हम लोग को एक क्यू में खड़ा करना है। तो ये पहला स्पेस, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, है ना, 1 2 3 4 5 6। तो या तो ऐसे सोचो कि पहले स्पेस में रखने का कितना ऑप्शन है, 6, है ना। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर एक आदमी यहाँ पर डाल दिए तो फिर यहाँ पर 5, फिर 4 3 2 1। ये एक तरीका है ना, कि ये जो भी स्पेस है इसको 6 तरीके से भर सकते हैं, इसको 5 तरीके से, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल वेज में जो हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। और 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके एक नंबर लिख सकते हो। अब ये हम लोगों ने देखा था कि परम्यूटेशन। ठीक है। अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि कब परम्यूटेशन का बात हो रहा है, अरेंजमेंट का बात हो रहा है, और कब बस सिलेक्शन का बात हो रहा है। अब सिलेक्शन का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास यहाँ पर n ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। ये मेरा पूरा सेट है, और उसमें टोटल जो है n एलिमेंट्स है, या फिर n ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। उसमें से जो है मेरे को k एलिमेंट्स सेलेक्ट करना है। ठीक है। k ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे कि हमारे पास पूरा का पूरा सारा n एलिमेंट्स थे, और n एलिमेंट्स को जो है हम लोग आपस में अरेंज कर रहे थे। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, उसमें से बस हम लोग k एलिमेंट्स जो हैं सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मान लो कि जैसे 20 प्लेयर का स्क्वाड है हमारे पास। ठीक है। कोई भी क्रिकेट टीम का मान लो 20 प्लेयर का स्क्वाड है, उसमें से 11 प्लेयर मेरे को सेलेक्ट करना है। ठीक है। उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, उसमें बस हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उसको। ठीक है। तो वो जो सिलेक्शन होगा उसको जो है हम लोग कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। या फिर सेट थ्योरी के टर्म में कैसे सोच सकते हो कि हमारे पास ये सेट है, बड़ा सा सेट है जिसमें कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। और फिर उसका जो हम लोग सबसेट बना रहे हैं, है ना। या तो एक एलिमेंट लिया या फिर 2 एलिमेंट लिया। ठीक है। तो k एलिमेंट्स के जितने भी सबसेट बनेंगे, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो कि मेरे पास एक सेट है जिसमें कि 4 ये एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स A B C D। ठीक है। अब मेरे को यहाँ से 2 ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो 2 हम लोग कैसे कर सकते हैं कि या तो मैंने A लिया, B लिया, है ना। तो ये एक सबसेट सोच सकते हो जिसमें कि 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। या फिर A लिया, C लिया,
ठीक है, ये एक सबसेट होगा जिसमें 2 एलिमेंट है, या फिर ए लिया फिर डी लिया, ये एक सबसेट हो गया। अब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करते, इसमें बस ये 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं वो काफ़ी है ना। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, बी सी इसको साथ में रख सकते हो, बी डी इसको साथ में रख सकते हो, फिर हमारे पास सी डी इसको साथ में रख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट्स है, 4, 4 में से मेरे को 2 सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसका ये 4C2, ठीक है। और इसका हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा था, ये सब हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, 4×3/2×1, ठीक है। तो 6 है ना, तो यहाँ पर 6। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हमारा ये पूरा सेट है उससे नंबर ऑफ के एलिमेंट सबसेट है ना। तो अगर हम लोग 4 यहाँ पर एलिमेंट्स है उसमें से हम लोग 2 एलिमेंट्स सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर जितने भी सबसेट्स बनेंगे है ना, इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे जिसमें 2 एलिमेंट्स होंगे हम लोग उसको काउंट कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोगों ने देख रखा है, ये बस एक बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये जो है इसको हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, NCK, ठीक है। नंबर ऑफ वेज इन विच के ऑब्जेक्ट्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। n के n ये सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से जो हम लोग के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो NCK, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है समझ में आना चाहिए कि कब सिलेक्शन का बात हो रहा है, कब अरेंजमेंट का बात कर रहे हैं, अरेंजमेंट का बात हो रहा है ना। तो ये डिस्टिंक्शन जो है ये समझ में आना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कमिटी ऑफ 3 persons इज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास 2 men है, M1 बोल दिया, एक को M2 बोल दिया, फिर W1 W2 W3, 3 women 2 men। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, तो पहले इसको देखते हैं। तो हमें क्या करना है, 3 person का कमेटी बनाना है, मतलब ये टोटल यहाँ पर कितने लोग हो गए, टोटल 5 लोग हैं और हम लोग को 3 person का बनाना है। तो 5 में से 3 को सेलेक्ट करना है ना। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है क्योंकि लास्ट में बस हम लोग को देखना है कि सेलेक्ट कौन से लोग हुए, ठीक है। तो 5C3, और आई थिंक आई होप कि ये सब चीज़ आपको आता होगा, ये सब चीज़ मैंने पहले बोल रखा है, नहीं तो बाइनोमियल थ्योरम के वीडियोस में भी हम लोग को देखा है। नहीं तो यहाँ पर ये समझ लो कि जब भी हम लोग को 5C3 इस टाइप से निकालना है, ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि सीधा ये 5 है, ठीक है। यहाँ पर जितना भी ये नंबर है उतने नंबर ऑफ यहाँ पर एलिमेंट्स लिख दो, तो 5 फिर 4 फिर 3 है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 आ गए यहाँ पर, फिर नीचे में 3 फैक्टोरियल 3×2, ठीक है। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और फिर ये जो ये हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। या फिर मेरे को मान लो 6C2 निकालना था, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 है तो बस 2 एलिमेंट लिखो, 6×5 और फिर नीचे में 2 फैक्टोरियल, तो 2×1, ठीक है, 3×5 15। तो ये बस कैलकुलेशन करने का एक छोटा सा ये तरीका है ना। नहीं तो नॉर्मली क्या करना होगा 6C2 में, तो n फैक्टोरियल बाई n-r फैक्टोरियल इंटू दिस r फैक्टोरियल है ना। तो ये 6×5 इंटू फिर 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, फिर यहाँ पर 2×1। तो ये सेम चीज़ को ये डायरेक्टली लिखने का ये तरीका है ना। तो मान लो कि 7C3 है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे कि यहाँ पर 3 है तो फिर 3 एलिमेंट्स लिख दो, 7 6 5 और फिर नीचे में 3 फैक्टोरियल 3×2×1, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल और ये 35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम इससे बचता है। और एक चीज़ क्या होता है कि NCR इज़ इक्वल टू NCn-r, ठीक है। तो मान लो 7C4 निकालना है तो इसको जो है हम लोग 7C3 भी लिख सकते हैं, है ना। NCR इज इक्वल टू NCn-r, फिर इसको जो है इस टाइप से कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो ये बस समझाने के लिए किस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये। तो ये तो पहला पार्ट का हो गया कि कितने तरीके से हम लोग ये कमिटी बना सकते हैं, है ना। तो 10 तरीके से। अब इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज़ वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man and 2 women, ठीक है। तो पहले तो ये 5 लोग थे, 5 लोग में से हम लोग 3 मेंबर का इतने तरीके से कमिटी बना दिया। अब ये क्या बोला है, वो सारे कितने कमिटीज़ होंगे जिसमें कि 1 मैन होगा और फिर 2 वुमेन होंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, स्टेजेस में हम लोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आदमी को सेलेक्ट कर लो। तो आदमी को सेलेक्ट करने का यहाँ पर कितने ऑप्शन है, तो 2 आदमी है, 2 में से एक को सेलेक्ट करना है, तो 2C1 एंड फिर यहाँ पर 3 वुमेन है तो 3 में से 2 को सेलेक्ट करना है, तो एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो 2C1 इंटू 3C2, ठीक है। तो 2C1 मतलब 2 और 3C2 मतलब 3, ठीक है। 3C2 कैसे आ रहा है कि 3×2 लिख दो, फिर 2×1, तो ये और ये कैंसिल और फिर ये 3, ठीक है। इस टाइप से सोच सकते हो, या फिर 3C2 को 3C1 भी सोच सकते हो, है ना। और फिर वहाँ से आ जाए 2×3 6,
ठीक है, तो इस टाइप से जो है आसानी से हम लोग कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने और एक चीज़ क्या देखा था कि NCR का जो फॉर्मूला है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर NCK अगर मैंने यहाँ पर लिखा है तो NCK को कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा था। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि मान लो हमारे पास एक ये सेट है जिसमें कि n यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, है ना, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, n डिस्टिंक्ट आइटम्स है। तो फिर अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर n एलिमेंट्स हैं, है ना, उसको आपस में अरेंज करने का, कि अगर मैं सारा का सारा n एलिमेंट्स ले लूँ तो उसको आपस में अरेंज करने का कितना तरीका था, n फैक्टोरियल, वो हम लोगों ने देखा था। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर बस हम लोग k आइटम्स ले रहे हैं और फिर उनको अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो करने का कितना तरीका होगा, तो वो करने का एक नॉर्मल अगर सोचोगे तो क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जो ये पहला स्पेस है, फिर दूसरा स्पेस है, फिर तीसरा, सो ऑन अप टू यहाँ पर टोटल k स्पेस है ना। तो पहला स्पेस को भरने का कितना तरीका है, तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर कितना तरीका है, n तरीका है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट किसी को डाल दिया तो कितने ऑब्जेक्ट बच गए, n-1 बच गए। तो ये वाला स्पेस भरने का क्या तरीका है, n-1। फिर यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर यूज़ होंगे तो यहाँ पर n-2, सो ऑन अप टू करते करते जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा, n-k-1, है ना। यहाँ पर क्या था, n-2-1, ठीक है। यहाँ पर n-3-2 अगर थर्ड स्पेस भर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, n-k-1, ठीक है। तो n-k+1, ठीक है, ये इतने ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये सबको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 सो ऑन अप टू n-k+1। अब इसी को फैक्टोरियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल बाई n-k फैक्टोरियल, है ना। क्यों, क्योंकि बस इसको जो है यहाँ पर डिवाइड कर दो n-k फैक्टोरियल से, और यहाँ पर जो है आप मल्टीप्लाई कर दो n-k फैक्टोरियल से, है ना। तो ये क्या होगा, n इंटू n-1 n-2 सोन टू n-k+1, फिर n-k फैक्टोरियल आ गया, तो फिर यहाँ पर n-k, फिर -1, फिर ऐसे करते करते जाते जाएगा 1 तक। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो n फैक्टोरियल बाई n-k फैक्टोरियल, है ना। तो ये एक तरीका हुआ ये काम करने का। लेकिन सेम काम करने का दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि मैं क्या करूं पहले, कि मैं यहाँ पर जितने भी n एलिमेंट्स हैं उसमें से मैं k एलिमेंट्स को जो है वो चूज़ कर लूँ, ठीक है। फिर वो जो k एलिमेंट्स चूज़ हुआ है उसको जो है मैं आपस में अरेंज कर दूँ, है ना। तो अगर मेरे पास k एलिमेंट्स है और फिर मैं यहाँ पर k स्पेस को भर रहा हूँ, है ना, तो ये कितना k फैक्टोरियल से होगा, परम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये n एलिमेंट्स में से हम लोग k एलिमेंट्स कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं, तो उसका क्या है, NCK, यानी कि हमारे पास n एलिमेंट्स हैं उसमें से k एलिमेंट्स चूज़ करना है तो NCK, और फिर वो k एलिमेंट्स को चूज़ करके हम लोगों ने आपस में जो है उसको परम्यूट करा दिया, ठीक है। तो वो k फैक्टोरियल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो NCK इंटू k फैक्टोरियल, है ना, शुड बी द नंबर ऑफ वेज, और यहाँ से नंबर ऑफ वेज कितने आए, इतने। तो NCK इंटू k फैक्टोरियल जो है दैट शुड बी इक्वल टू दिस थिंग, n फैक्टोरियल बाई n-k फैक्टोरियल। तो यहाँ से NCK का जो है वो फॉर्मूला आ गया कि n फैक्टोरियल बाई n-k फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस हिसाब, अब ये वाला चीज़ जो है n फैक्टोरियल बाई n-k फैक्टोरियल, इसको NPK भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब हम लोग यूज़ नहीं करेंगे उतना NPK को, हमेशा जो है हम लोग इसी टाइप से उसको सोचेंगे कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हम लोगों ने k ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और उसको जो है आपस में परम्यूट करा दिया, है। तो NCK इंटू k फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस टाइप से सोचना जो है दिमाग में स्टार्ट करो, ठीक है। तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटेशन अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन k एट अ टाइम। तो मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से मैं k ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूँ और उसको जो है मैं आपस में परम्यूट करा रहा हूँ या फिर अरेंज करा रहा हूँ। तो उसके कितने तरीके हो गए कि पहले k ऑब्जेक्ट्स चूज़ करने के कितने तरीके हो गए, NCK, फिर k ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास आ गए तो फिर उसको आपस में अरेंज करने का कितना तरीका हो गया, k फैक्टोरियल। तो NCK इंटू k फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसी को जो है NPK भी लिखते हैं, और फिर NCK का यहाँ पर डाल दो n फैक्टोरियल बाई n-k फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल, तो k फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो NPK का जो है ये n फैक्टोरियल बाई n-k फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस टाइप से लॉजिकली समझो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एंड ये सब चीज़ हम लोगों ने देख रखा है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे डिजिट्स हैं। इफ़ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, तो कितने 4 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं। तो इसको सोचने का दो तरीका है
एक तो तरीका ये है कि 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो 1 2 3 4 है ना, 4 डिजिट आने चाहिए यहाँ पर। और फिर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर टोटल 9 डिजिट्स हैं, तो 9 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर एक को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, वो यहाँ पर नहीं आ सकता, तो यहाँ पर कितने ऑप्शन बच गए, 8। फिर यहाँ पर 7 ऑप्शन बच गए, फिर यहाँ पर 6 ऑप्शन बच गया, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, तो ये जितना भी आएगा, तो ये 9 इंटू ये 3024 आना चाहिए। ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया सोचने का ये क्वेश्चन को। दूसरा तरीका क्या है कि 4 डिजिट नंबर्स हमें बनाना है ना, तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास 9 डिजिट्स हैं, तो 9 में से जो है हम लोग को 4 डिजिट को सेलेक्ट करना होगा, है ना, 9 में से 4 डिजिट को सेलेक्ट करना होगा, और फिर जो 4 डिजिट आ गए उनको जो है आपस में अरेंज करना होगा, है ना, तो वो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो चाहे ऐसे सोचो चाहे ऐसे सोचो, फिर आंसर तो सेम ही आना है ना, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, यहाँ पर 4 था तो 4 एलिमेंट्स लिख दिए, फिर यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, है ना, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये सेम चीज़ यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो या तो इस टाइप से सोचो या फिर इस टाइप से सोचो। ठीक है, अब सेम यहाँ पर देखते हैं, 7 एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस, इन हाउ मेनी वेज कैन दी फर्स्ट 3 एथलीट्स विन द प्राइज। तो अगर मेरे पास 7 एथलीट हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या सोचना पड़ेगा कि पहले तो उनमें से 3 को सेलेक्ट करना होगा, है ना, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, और फिर उनको जो है आपस में 3 फैक्टोरियल वेज से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से 7, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 7 6 5, फिर यहाँ पर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये और ये कैंसिल, और फिर ये 210 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से लॉजिकली सोच के कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ, और जब भी परम्यूटेशन बोलो अरेंजमेंट बोलो बात एक ही है ना, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन ईच थिंग कैन बी रिपीटेड आर टाइम्स। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मान लो मेरे पास यहाँ पर n ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, n ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अब क्या है कि रिपीट कर सकते हैं, है ना, ज़रूरी नहीं है कि मतलब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपको जितना चाहिए उतना आपके पास है। ठीक है, रिपीट कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ पर मान लो कि आर इस टाइप से मेरे पास स्पेस है जिसको मेरे को भरना है ना, टोटल आर स्पेस है, तो इसको मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ, तो जो भी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे को मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, है ना, मतलब n डिफरेंट तरीके से इसको भर सकता हूँ। फिर इसको मान लो मैंने कुछ भी डाल दिया, फिर से यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर डाला उसको फिर से मैं रिपीट कर सकता हूँ, या फिर कोई भी और बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं वो उनमें से ले सकता हूँ, तो फिर से यहाँ पर n ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसके लिए फिर से मैं कोई भी यहाँ से उठा सकता हूँ, है ना, फिर से यहाँ पर n ऑप्शन, ऐसे करते करते n ऑप्शन, तो टोटल कितना आ जाएगा n टू द पावर r। ठीक है, तो इस टाइप से लॉजिकली समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 डिजिट है, व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो यहाँ पर 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो 1 2 3 4, है ना, तो ये पहला वाले के लिए कितना ऑप्शन हो गया, ये सातों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ के लिए फिर से ये सातों मतलब रिपीट कर सकते हैं डिजिट को, तो फिर से ये सातों में से किसी को भी मैं चूज़ कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर जो है फिर से ये सातों में से किसी को चूज़ कर सकता हूँ, फिर यहाँ पर फिर से मैं सातों में से किसी को चूज़ कर सकता हूँ, तो ये जो 7 टू द पावर 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बोला, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स इफ एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, तो कम से कम अगर एक डिजिट रिपीट होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर सातों के सातों रिपीट होते हैं, है ना, अगर सातों के सातों ये रिपीट हो सकते हैं, तब फिर हमारे पास टोटल तरीका कितना हो गया 7 टू द पावर 4। और फिर अगर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता है, ठीक है, अगर इनमें से कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता है, तब फिर कितने तरीके से कर सकते हैं, तब तो फिर 7 में से हम लोग को 4 को चूज़ करना पड़ेगा, और फिर वो 4 को आपस में अरेंज कर दो, है ना, तो 4 फैक्टोरियल। तो ये 7 टू द पावर 4 में क्या हो रहा था कि सातों के सातों रिपीट हो रहे थे, है ना, मतलब कि जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो है अगर एक भी डिजिट रिपीट नहीं होता है तो उसके लिए ये था, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो फिर हम लोग को ये मिल जाएगा, इफ़ एटलीस्ट 1 डिजिट इज़ रिपीटेड। ठीक है, तो इसके बारे में सोचो थोड़ा सा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटेशंस और अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास मान लो n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास मान लो,
अब मैं इसमें इसको जो है आपस में अरेंज करा रहा हूँ सारे को एक साथ लेके, मतलब कि n स्पेस है मेरे पास, सबको मैं यहाँ पर अरेंज करा रहा हूँ। तो अगर ये सब के सब डिस्टिंक्ट होते हैं तब तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, सीधा सीधी n फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सारे के सारे जो हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो पहले लॉजिकली समझते हैं और बाद में जो है बस एंड रिजल्ट भी याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड रूट। ठीक है, तो ये रूट है, तो रूट में कितने ये लेटर्स हैं, तो एक ये आर हो गया, फिर ये ओ हो गया, फिर ये ओ हो गया, फिर ये टी हो गया। तो इसको कितने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कि ये 4 लेटर्स लिया और कितने तरीके से जो मैं 1 2 3 4 स्पेस में जो इसको डाल सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या सोचो कि मान लो ये जो ओ और ओ है ये दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं। मान लो कि इसको मैंने O1 बोल दिया, इसको O2 बोल दिया। ठीक है, तो RO1 O2 T। ठीक है, तो ये 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, तो इसको आपस में अरेंज करने का कितना तरीका है, 4 फैक्टोरियल है ना। या फिर ऐसे सोचो कि ये जो स्पेस है इसको भरने का कितना तरीका हो गया, 4 तरीका हो गया है ना। कि कोई एक लेटर ले लो, फिर उसको लेटर लेने के बाद जो है बाकी कितना बचा, 3। ऑब्वियसली यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर 3, फिर उसके बाद 2 बचा, फिर 1 बचा है। तो ये 4 फैक्टोरियल ये टोटल तरीका हो गया जिसमें कि मैं RO1 O2 T इसको अरेंज कर सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये O1 और O2 जो है ये सेम ही है ना, दोनों O है। तो इसमें क्या होगा कि जब भी हम लोग ये जो 4 फैक्टोरियल कर रहे थे तो उसमें क्या होगा, एक तो ये वाला केस आएगा कि मान लो R आ गया पहला स्पेस पे, फिर दूसरे पे O1 आया, फिर तीसरे पे O2 आया, फिर T आया। ठीक है, या फिर ये दोनों को आपस में फिर से अरेंज कर दो, तो तो R आया, फिर दूसरे पे O2 आया, फिर O1 आया, फिर T आया। ठीक है, तो ये 4 फैक्टोरियल में जो है ये दोनों केस अलग अलग कंसिडर किए गए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो O1 और O2 है ये तो दोनों सेम ही है ना। तो ये RO1 O2 T जो होगा ये भी ROOT होगा, और ये जो RO2 O1 T है ये भी ROOT होगा। ठीक है, तो ये असली वाला जो केस है, जो केस हमारे पास है उसमें ये एक ही बार काउंट होना चाहिए था, है ना। लेकिन ये जो 4 फैक्टोरियल हम लोग कर रहे हैं इसमें ये 2 बार काउंट हो रहा है। ठीक है, फिर सिमिलरली हम लोग और केसेस ले सकते हैं कि मान लो पहला स्पेस में T आया, फिर यहाँ पर O1 आया, फिर O2 आया, फिर R आया। ठीक है, फिर T आया, O2 आया, O1 आया, R आया। तो ये भी 2 अलग अलग बार काउंट हो रहा है, तो ये दोनों एक ही बार काउंट होना चाहिए था। या फिर मान लो कि पहले स्पेस में R आया, फिर O1 आया, फिर T आया, फिर O2 आया, या फिर R आया, O2 आया, T आया, O1 आया। ठीक है, तो ये भी 2 बार काउंट हो रहा है, ये एक ही बार काउंट होना चाहिए था। तो ये सारे केसेस, मतलब कि यहाँ पर जितने भी केस यहाँ पर आएंगे, ठीक है, तो वो जो है असली वाले में यहाँ पर 2 बार काउंट हो रहे थे। अब 2 बार काउंट होने का मतलब क्या है कि ये O1 O2 आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, 2 फैक्टोरियल है ना। तो ये 2 बार जो काउंट हो रहा था ये 2 फैक्टोरियल हो रहा था। ठीक है, तो ये पूरा जो 4 फैक्टोरियल है उसको हम लोग को 2 फैक्टोरियल से जो है वो डिवाइड करना होगा। ठीक है, तब जो है ये जितने भी केसेस ये 2 बार काउंट हो रहे थे वो फिर एक ही बार काउंट होगा। समझ में आ रही है बात। अब इसी में मान लो कि मेरे पास 3 इस टाइप से होता है, ROOT होता। ठीक है, तो उस केस में क्या हम लोग सोच सकते हैं कि RO1 O2 O3 और फिर हमारे पास T होता। ठीक है, तो इसको आपस में अरेंज करने का कितना तरीका हो गया, 1 2 3 4 5 है ना, 5 फैक्टोरियल। लेकिन हर केस के लिए फिर क्या हो जाता कि ये जो O1 O2 O3 है ये आपस में कितने तरीके से ये अरेंज हो सकता है, 3 फैक्टोरियल है ना। O1 O2 O3 3 है, तो फिर इसको आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। तो फिर हर जो भी वहाँ पर केस आएगा, ठीक है, तो वो 3 बार, मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कि 6 बार जो है वो काउंट हो रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। ठीक है, इस टाइप से सोच सकते हो। या फिर मान लो कि इस टाइप से रहता मेरे पास कि ROOT, ठीक है, इस टाइप से रहता मान लो। तो इसमें कैसे सोच सकते हो कि R1 मान लो, R2 मान लो, फिर O1 मान लो, O2 मान लो, T मान लो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 फैक्टोरियल वे से कर सकते थे। लेकिन फिर यहाँ पर ये जो R1 R2 रहेगा इसके लिए 2 फैक्टोरियल आएगा, और फिर ये जो O1 O2 है इसके लिए 2 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ रीअरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट है, तो इसको इस टाइप से लिख लो कि कितने बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आई, फिर आई और एक बार आएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद n, फिर s, फिर t जो है 3 बार आएगा, t 3 बार आएगा, फिर उसके बाद u और फिर e। तो जब भी इस टाइप से लिखते हो तो एक बार काउंट कर लो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो इतने लेटर्स हैं। तो ये अगर सारे के सारे डिस्टिंक्ट होते हैं तब फिर कितने तरीके से हो सकते थे, 9 फैक्टोरियल, है ना। लेकिन यहाँ पर आई रिपीट हो रहा है 2 बार, तो फिर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर टी जो है 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो लॉजिकली इस टाइप से समझो तो अच्छी बात है, और अगर समझ में नहीं आया है तो फिर एक बार या तो फिर से सुन लो, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो, फिर समझ में आएगा। और नहीं तो फिर बस क्या करना है कि जितने भी टोटल यहाँ पर लेटर्स हैं, है ना, तो पहले ये ऐसे सोचो कि सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो 9 फैक्टोरियल होना चाहिए। फिर उसमें से ये जो आई है ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो फिर 2 फैक्टोरियल, और ये टी जो 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो इसी का अगर जनरल केस लेते हैं, ठीक है, कि मेरे पास मान लो टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस और अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, और हम लोग सबको एक साथ ले रहे हैं। व्हेन n1 ऑफ देम आर सिमिलर एंड आर ऑफ टाइप 1, तो मेरे पास क्या है कि ये जो टाइप 1 के ऑब्जेक्ट्स हैं ये मेरे पास n1 नंबर है, ठीक है। फिर टाइप 2 के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि ये सारे सेम है ना, तो n2 टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। फिर टाइप 3 के मान लो n3 हैं, और ऐसे करते करते जो है मेरे पास मान लो टाइप के जो है वो n के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और फिर बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स बच गए हैं, है ना, वो सारे एक ही एक हैं, ठीक है। तो मान लो कि nk+1 nk+2 ऐसे करते करते फिर अगर मैं सबको ऐड कर दूँ तो टोटल जो है वो मेरे पास n आएगा, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात कि n ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, उसमें से जो मतलब n1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे सेम हैं, फिर n2 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो टाइप 2 के हैं, n3 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वो टाइप 3 के हैं, n के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो टाइप के हैं, और बाकी जितने भी बच गए हैं वो सारे जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये सारे ऑब्जेक्ट्स को लेता हूँ, मतलब कि n ऑब्जेक्ट्स को लेता हूँ, तो इसको अरेंज करने का क्या तरीका है, ठीक है। तो अगर सारे के सारे डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है तो n फैक्टोरियल, और फिर क्योंकि n1 ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, n2 ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, n3 रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, सो ऑन अप टू nk फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जो ये हमारा जनरल केस हो गया। तो ये आपके NCERT का मैंने यहाँ पर लिखा है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट, तो n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल। या फिर जनरल केस कि द नंबर परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p1 objects are of one kind, p2 are of second kind, pk are of kth kind, and the rest are of different kind. तो n फैक्टोरियल बाई p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल सो ऑन टू pk फैक्टोरियल, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे ये तो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 बार ए आ रहा है। फिर उसके बाद एल जो है वो 2 बार आ रहा है, फिर एच आ रहा है, फिर बी, फिर डी, है ना। तो हमेशा काउंट कर लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो टोटल 9 लेटर्स हो गए मेरे पास। तो इसको अगर मैं अरेंज करता सारे को एक साथ लेके, तो अगर सारे के सारे डिस्टिंक्ट होते हैं तब फिर कितने तरीके से हो जाता है, 9 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पर ये ए ये सारे रिपीट हो रहे हैं, तो फिर 4 बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, फिर एल जो है 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये जो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो फिर से यहाँ पर एम कितने बार आ रहा है, एम 2 बार आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर ए वो मेरा 2 बार आ रहा है ना, यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद टी जो है वो 2 बार आ रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, टी टी, फिर उसके बाद एच ई आई सी एस, ये सारे एक एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो अगर सारे के सारे डिस्टिंक्ट होते तो कितना हो जाता है, 11 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर m 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, a 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 2 बार रिपीट हो रहा है डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जो ये मेरा
परम्यूटेशंस आ जाएगा अगर हम लोग सारे के सारे लेटर्स को जो है वो परम्यूट करा रहे हैं तो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, परम्यूटेशन हम लोग को करना है लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन दे दिया गया क्वेश्चन में, है ना, कि मान लो कि कुछ दो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा साथ में रहने चाहिए या फिर दो जो है वो हमेशा अलग रहने चाहिए, तो उसको कैसे करते हैं। तो लॉजिकली समझो ये भी काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाई मेथड। तो इसमें क्या बोल रहा है, इन दिस केस वी हैव टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास मान लो, और उसमें से बोल दिया गया कि कुछ पर्टिकुलर आर ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको हमेशा साथ ही में रहना है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मेरे पास ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, या फिर मेरे पास 5 चिल्ड्रेन है, ठीक है, और उसमें से क्या बोल दिया कि दो पर्टिकुलर चिल्ड्रेन जो है, मान लो कि ये C1 C2, इसको जो है हमेशा साथ ही में रहना है। ठीक है, तो इसको कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो सीधा इसको एग्जांपल देखते हैं, फिर ये मेथड को डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 चिल्ड्रेन बी अरेंज्ड इन अ लाइन। ठीक है, तो मान लो मेरे पास 5 चिल्ड्रेन, तो ऑब्वियसली 5 चिल्ड्रेन है तो सारे डिस्टिंक्ट है, तो C1 C2 C3 C4 C5 ये सारे डिस्टिंक्ट चिल्ड्रेन है मेरे पास। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं एक लाइन में, सच दैट 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रेन ऑफ देम आर ऑलवेज टुगेदर। तो मेरे पास 5 चिल्ड्रेन है, इसमें से जो 2 चिल्ड्रेंस हैं, ठीक है, वो जो है हमेशा साथ ही में रहने चाहिए। तो मान लो कि ये C1 और C2 जो है ये साथ ही में रहने चाहिए। तो इसमें क्या कर दिया हम लोगों ने कि इसको जो एक यूनिट की तरह ट्रीट कर लो कि ये तो साथ ही में रहेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैंने इसको एक यूनिट की तरह ट्रीट कर लिया तो बाकी कितने बच गए, C3 C4 C5। अब इसको ऐसे सोचो कि ये एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 1 2 3, और फिर ये दोनों को मिला के ये एक है ना, तो टोटल 4। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये चारों ऑब्जेक्ट्स को आपस में अरेंज करने का कितना तरीका हो गया, 4 फैक्टोरियल, है ना। और फिर उसके बाद ये C1 C2 अब आपस में भी अरेंज हो सकता है ना, या तो C1 C2 लिखो या फिर C2 C1 लिखो। तो ये C1 C2 मतलब दो ऑब्जेक्ट्स है, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में अरेंज का कितना तरीका है, 2 फैक्टोरियल। तो इसको जो है 2 फैक्टोरियल से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसी को जो है टाइम मेथड लिखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, इन दिस केस वी हैव टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टुगेदर, देन वी कंसिडर दीज आर ऑब्जेक्ट्स एज 1 यूनिट। तो जैसे ये दोनों को हम लोगों ने 1 यूनिट कर लिया, तो इसको एक यूनिट की तरह करना है। फिर परम्यूट दिस यूनिट विद द रेस्ट, इंटर परम्यूटेशन। तो क्या करना है कि मान लो n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट्स था, इसमें से r पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो हमेशा साथ में रहना है। तो यहाँ पर मान लो जैसे ये 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं इसको हमेशा साथ में रहना है, तो ये दोनों को एक यूनिट की तरह मान लो। फिर ये एक यूनिट की तरह मानने के बाद यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसको परम्यूट करा दिया आपस में। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल, है ना, ये इंटर परम्यूटेशन हो गया। फिर जब ये हो गया तो फिर ये जो भी यूनिट है वो आपस में भी परम्यूट हो सकता है, इंट्रा परम्यूटेशन, तो उससे जो मल्टीप्लाई कर दिया। देन वी परम्यूट देम विद इन देमसेल्व्स, इंट्रा परम्यूटेशन। ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल यहाँ से आ जाएगा। तो इसको जो हम लोग टाई मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब सिमिलर टाइप का सिचुएशन ये है कि 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर नेवर टुगेदर। ठीक है, तो इसमें क्या था कि दो जो हमेशा साथ में रहेंगे। अब ये गैप मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि दोनों जो है कभी भी साथ में नहीं रहेंगे। ठीक है, दे आर नेवर टुगेदर। तो इसमें क्या करना है, तो मान लो कि मेरे पास ये 5 चिल्ड्रन है ना, C1 C2 C3 C4 C5, और इसमें से मान लो कि ये जो C1 और C2 है ये कभी भी साथ में नहीं रहेंगे। ठीक है, C1 C2 कभी साथ में नहीं रहेंगे। तो उस केस में क्या करना है कि ये C1 C2 को छोड़ो, बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स बच गए हैं, है ना, C3 C4 C5, उसको आप लोग यहाँ पर रखो, C3 C4 C5। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये रखा तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ये गैप आ गया, एक ये गैप आ गया, फिर यहाँ पर, है ना, 1 2 3 4। अब अगर C1 C2 साथ में नहीं होगा तो उनको इसी गैप में डालना होगा, है ना, कि उन दोनों के बीच में कोई आना चाहिए। तो पहले C3 C4 C5 डालो, फिर ये इनको जो है आपस में अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना। फिर हम लोग को क्या करना है कि अब यहाँ पर 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, 4 गैप्स हमारे पास आ गए। तो 4 में से अब हम लोग को 2 बच्चे को डालना है ना, बीच में। तो 4 में से कोई भी 2 गैप को चूज़ कर लो। ठीक है, कोई भी 2 गैप को चूज़ कर लिया, फिर उनमें आपस में उनको अरेंज कर सकते हैं, है ना, कि 4 में से मान लो कि मैंने 2 गैप चूज़ किया, तो ये गैप और ये गैप चूज़ किया, फिर C1 C2 आ सकता है या फिर C2 C1 आ सकता है, दोनों अरेंज हो सकता है। तो फिर इसको जो है वो जैसे परम्यूट हो सके उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया।
समझ में आ रही है बात कि हम लोगों ने क्या किया, C1 C2 C3 C4 C5 है, 5 बच्चे हैं, उनमें से 2 बच्चे जो हैं साथ में नहीं रहेंगे, 2 पर्टिकुलर बच्चे, तो ये C1 C2 मान लो कि साथ में नहीं रहेंगे, तो C3 C4 C5 इनको यहाँ पर डाला, तो यहाँ पर जितने भी गैप्स बन गए, ठीक है, तो C3 C4 C5 पहले इनको कितने तरीके से आपस में अरेंज कर सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल। फिर हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी यहाँ पर गैप्स बन गए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 गैप बन गया, तो 4 में से अब 2 बच्चे को हम लोग को डालना है, तो 4 में से 2 गैप को चूज़ कर लिया, उनमें से जो है वो गैप में जो है बच्चे को अरेंज कर दिया है ना, दोनों बच्चे को आपस में अरेंज कर दिया, तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर इसको जो है सिंप्लीफाई कर लो तो लास्ट में 72 आ जाएगा, इसी को जो गैप मेथड बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इन दिस केस वी हैव टू अरेंज n ऑब्जेक्ट्स, मान लो कि यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट, आउट ऑफ विच नो 2 ऑफ आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो इसमें जो है 2 जो है वो कभी भी साथ में नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले जितने भी रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको परम्यूट कर दो, हेयर वी फर्स्ट परम्यूट रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर C3 C4 C5 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनको जो है परम्यूट कर दिया हम लोगों ने। फिर यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर 4 गैप आ जाएंगे, 1 2 3 4 गैप आ जाएंगे। फिर वी सेलेक्ट रिक्वायर्ड गैप्स, है ना, तो 4 गैप में से यहाँ पर 2 बच्चे थे, तो दोनों बच्चे को जो है मतलब 2 गैप्स हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो 4C2, और फिर वो गैप में जो है ये बच्चे को परम्यूट करा दो, है ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो एक बार लॉजिकली सारा चीज़ को समझ लो, है ना, अगर देखना है तो एक बार फिर से ये पार्ट देख लो वीडियो का, लेकिन लॉजिकली समझो, और फिर उसके बाद जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छा होते रहेगा। तो मान लो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज 3 मैथमेटिक्स बुक्स, ठीक है। तो मान लो M1 M2 M3 ये 3 मेरे पास मैथमेटिक्स बुक्स हैं। फिर 4 हिस्ट्री बुक, तो H1 H2 H3 H4 ये 4 हिस्ट्री के बुक हैं, और फिर 3 केमिस्ट्री के बुक हैं C1 C2 C3, और फिर 2 बायोलॉजी के बुक्स हैं B1 B2, कैन बी अरेंज्ड ऑन अ सेल्फ सो दैट ऑल बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर, ठीक है। तो सेम सब्जेक्ट वाले जो हैं वो साथ में होने चाहिए। तो हम लोगों ने क्या बोल दिया कि इसको एक यूनिट मान लो, M1 M2 M3 ये एक यूनिट हो गया, H1 H2 H3 H4 ये एक यूनिट हो गया, C1 C2 C3 ये एक यूनिट हो गया, ये एक यूनिट हो गया B1 B2। तो इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 यूनिट्स बोल सकते हो, है ना। तो उनको आपस में कैसे अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 4 फैक्टोरियल अगर मैंने अरेंज कर दिया, तब फिर ये M1 M2 M3 को आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये H1 H2 H3 H4 इसको आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर C1 C2 C3 इसको आपस में 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल, फिर B1 B2 आपस में, तो फिर ये 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसी को जो है यहाँ पर लिखा है। तो ये 4 फैक्टोरियल क्या था, इंटर परम्यूटेशन, है ना, कि ये चारों यूनिट में इंटर परम्यूटेशन करा रहे हैं। और फिर ये 3 फैक्टोरियल ये मैथमेटिक्स का अपना परम्यूटेशन था, इंट्रा परम्यूटेशन, फिर ये जो हिस्ट्री वाला था इसका अपना परम्यूटेशन इंट्रा परम्यूटेशन, फिर ये जो केमिस्ट्री वाला था इसका अपना परम्यूटेशन, और फिर ये जो भी बायोलॉजी वाला था इसका अपना परम्यूटेशन, ठीक है। तो टोटल जो है ये आ जाएगा, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ये लिख सकते हो। फिर यहाँ पर क्या बोला है, द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज, ठीक है। तो ARRANGE, तो इसमें जो है यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये A ये 2 बार है, फिर उसके बाद मान लो R, ठीक है, ये 2 बार है, फिर उसके बाद NGE, है ना, NGE, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसको अरेंज करना है सो दैट 2 R's आर नेवर टुगेदर, ठीक है, दोनों R जो है वो कभी साथ में नहीं होंगे। तो इसको कैसे सोच सकते हो, ठीक है, सोचो थोड़ा देर कि कैसे करेंगे इसको। तो 2 R कभी साथ में नहीं होना चाहिए, तो गैप मेथड लगा सकते हैं। तो गैप मेथड का क्या है कि दोनों R को अलग कर दो, ठीक है, ये साथ में नहीं होना चाहिए। तो इनको छोड़ के, है ना, इनको छोड़ के जितने भी मेरे पास बच गए, ठीक है, तो ये AARRNGE था, तो RR को अभी के लिए मैंने हटा दिया, इनको छोड़ के कितना आ गया AANGE, है ना। तो इनको जो है पहले आपस में परम्यूट करा दो, है ना, AANGE। तो इसको आपस में परम्यूट कराने का कितना तरीका है, यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो फिर 5 फैक्टोरियल, A 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल,
है ना, ये अभी हम लोगों ने देखा था। तो ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये आपस में परम्यूटेशन हो गया। अब मेरे पास कितने गैप्स आ गए, तो एक ये गैप, 2, 3, 4, 5, 6 गैप आ गया। 6 गैप में मेरे को 2 ये R डालना है, ठीक है। तो क्या करना होगा, 6 में से 2 को सेलेक्ट करना होगा, 6C2, ठीक है। फिर दोनों को सेलेक्ट करने के बाद R और R को जो इसमें परम्यूट कराना होगा, है ना। तो R को परम्यूट कराने का कितना तरीका हो गया, 2 फैक्टोरियल, लेकिन दोनों रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, है ना। तो R लिखो या फिर R लिखो, दोनों तो सेम ही बात है ना। तो वो ये बेसिकली 1 है यहाँ पर, है ना, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा ये तरीका हो गया, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6C2, ठीक है। लॉजिकली जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी तरीके से सोचो। तो 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 फैक्टर कैंसिल, फिर 6 इंटू 5 बाई 2 इंटू 1, तो ये 900 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया करने का। दूसरा तरीका क्या होता कि 2 R's आर नेवर टुगेदर। तो इसमें क्या कर लो कि पहले जितने भी यहाँ पर लेटर्स हैं, तो इसको अगर मैं बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के साथ अरेंज करता, है ना, तो वो करने का क्या तरीका है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पर A 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, R 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये 2 फैक्टोरियल, है ना। ये सारे को अरेंज करने का तरीका है बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के, ठीक है। अब R's आर नेवर टुगेदर, तो ऐसे सोच लो कि अगर R दोनों जो है वो हमेशा साथ में रहता है ना, तो इसको एक यूनिट की तरह अगर ट्रीट करोगे तो यहाँ पर कितने इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 फैक्टोरियल, फिर ये जो है A 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, है ना। और ये R तो साथ ही में, तो इसका अपना परम्यूटेशन तो कुछ वैसा होगा नहीं, है ना। 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, वो 1 आ जाएगा। तो ये टोटल था बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के, और ये था कि अगर मैं इन दोनों को एक यूनिट की तरह ट्रीट करूँ, मतलब कि हमेशा साथ है, तो अगर मैं ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, -6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो इसको यहाँ पर किया है, तो इससे भी आपको सेम आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रही है बात। सेम क्वेश्चन को हम लोगों ने 2 तरीके से सॉल्व किया है। पहला तरीका क्या था कि 2 R's आर नेवर टुगेदर, तो दोनों R को छोड़ के बाकी जितने भी हैं उनको यहाँ पर डाल दिया, उसको पहले आपस में परम्यूट किया, तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, फिर जो 6 गैप्स बने हैं उनमें से 2 गैप को चूज़ किया, 6C2, और फिर उनमें उसमें जो है हम लोगों ने दोनों को परम्यूट किया, है ना। तो 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये जो ये गैप मेथड से हम लोगों ने किया। सेम चीज़ को करने का दूसरा तरीका क्या है कि ये AARRNGE, तो इसको पहले बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के साथ जो है परम्यूट करो, है ना। तो वो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, है ना, तो ये आ जाएगा। फिर अगर मैं ये कहूँ कि RR हमेशा साथ में रहेंगे, ठीक है, इसको एक यूनिट की तरह ट्रीट करो, तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, तो फिर 2 R's आर नेवर टुगेदर का केस आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बोला, दी 2 A's आर टुगेदर बट नॉट 2 R's, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये AARRNGE है ना। तो हमारे पास कितने बच गए, AANGE, लेकिन दोनों A जो है वो साथ में होने चाहिए, है ना। दोनों A जो है वो साथ में होना चाहिए, तो दोनों को एक यूनिट की तरह ट्रीट कर दिया, तो ये AA यूनिट हो गया, फिर NGE, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अरेंज करने का कितना तरीका हो गया, 1 2 3 4, है ना। 4 फैक्टोरियल, ये तो एक ही यूनिट है ना, तो 4 फैक्टोरियल, और इसको आपस में भी अगर परम्यूट करेंगे तो 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल होते एक ही तरीका है। तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल इसके करस्पॉन्डिंग आ गया, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 गैप बन गए। 5 गैप में से मेरे को R डालना है, मतलब कि 2 डालना है, तो 5 में से 2 को सेलेक्ट करेंगे तो 5C2 आ गया मेरे पास, और फिर दोनों को आपस में R को अरेंज करना है, परम्यूट करना है, तो 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ये 240 आ गया, ठीक है। तो द 2 A's आर टुगेदर बट नॉट 2 R's, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है तीसरे में, नीदर 2 A's नॉट 2 R's आर टुगेदर, ठीक है। तो इसको कैसे सोच सकते हो कि द 2 R's आर नेवर टुगेदर, तो उसके कितने तरीके थे, 900 तरीके थे। अब वो 2 R's जिसमें कि 2 A जो है हमेशा साथ में है, तो वो 240 थे। तो अगर मैं 900 में से ये 240 को घटा दूं तो मेरे को वो सारे केस मिल जाएंगे जहाँ पर दोनों R जो है कभी साथ में नहीं थे, और दोनों A जो हैं वो भी साथ में नहीं होंगे। ये समझ में आई बात कि ये 900 क्या था कि जहाँ पर दोनों R जो हैं कभी साथ में नहीं था, 2 R's आर नेवर टुगेदर, ठीक है। फिर ये 240 क्या था, जहाँ पर 2 R's साथ में नहीं है
और फिर ये दोनों ए जो है वो साथ में है। तो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा कि दोनों आर कभी साथ में नहीं है और फिर दोनों ए भी साथ में नहीं है। ठीक है, तो लॉजिकली इस टाइप से समझो तो समझ में आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड दी नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़ कैन बी अरेंज्ड इन अ रो। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास 5 लड़कियां हैं, G1 G2 G3 G4 G5, फिर 5 लड़के हैं B1 B2 B3 B4 B5, और इनको जो है एक रो में अरेंज करना है ना, तो इस टाइप से रो में अरेंज करना है, सो दैट इफ़ नो 2 बॉयज़ आर टुगेदर। ठीक है, कोई भी 2 लड़के जो है वो साथ में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि G1 G2 G3 G4 G5 इनको इस टाइप से रखा, फिर दोनों कोई भी 2 लड़के साथ में नहीं होंगे, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो भी यहाँ पर गैप्स बन रहा है इसमें ही मेरे को लड़कों को डालना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले तो G1 G2 G3 G4 G5 इसको आपस में अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, परम्यूट, तो 5 फैक्टोरियल, है ना, तो उसके लिए 5 फैक्टोरियल आ गया। फिर अब मेरे पास कितने गैप्स आ गए, तो 1 2 3 4 5 6, है ना, 5 यहाँ पर लड़कियाँ हैं तो फिर 6 गैप्स आ गया। तो 6 में से अब मेरे पास 5 लड़के को बिठाना है, तो 6 में से मैंने 5 गैप को चूज़ किया, तो 6C5 चूज़ किया। फिर अब वो जो 5 गैप्स, तो B1 B2 B3 B4 B5 को मान लो मैंने बिठाया, और उनको आपस में फिर कितने तरीके से परम्यूट कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, है, तो उसके करस्पॉन्डिंग 5 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात कि सबसे पहले G1 G2 G3 G4 G5, है ना, ये सारे लड़की को बिठाया, फिर उसको आपस में परम्यूट करने का कितना तरीका हो गया, 5 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद जो है लड़की को बिठाने के बाद यहाँ पर 6 गैप्स आ जाएंगे मेरे पास। अब 6 गैप में मेरे को 5 लड़कों को बिठाना है, तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 6C5, है ना, 6 में से 5 गैप को मैंने चूज़ किया। फिर 5 गैप को चूज़ करने के बाद वो पाँचों लड़कों को जो है आपस में परम्यूट करना पड़ेगा, है ना, तो हम फिर से 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल। फिर ये NCR इंटू आर फैक्टोरियल, तो NPR इस टाइप से लिख सकते हैं, है ना, तो अगर इस टाइप से दिया हुआ है ऑप्शन में तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया कि इफ़ नो 2 बॉयज़ आर टुगेदर। अब ये दूसरे में क्या बोला है, इफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट, तो एक लड़का एक लड़की एक लड़का एक लड़की इस टाइप से बैठा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि मान लो कि इस टाइप से पहले लड़का फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़की फिर लड़का लड़की लड़का लड़की एंड सो ऑन, फिर लास्ट में लड़की, है ना, तो या तो इस टाइप से हो सकता है या फिर पहले लड़की फिर यहाँ पर लड़का फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़की लड़का सो ऑन अप टू फिर लास्ट में जो यहाँ पर लड़का आ जाएगा। ठीक है, ये 2 अलग अलग केस हो सकते हैं। तो ये जो पहला केस है इसको कितने तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पर G1 G2 G3 G4 G5, तो इसको आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। उसके बाद लड़के को तो यही 5 में बैठाना है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसी में बैठाना है क्योंकि ऑल्टरनेट। ठीक है, तो इसमें से जो है फिर लड़के को आपस में कितने 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर G1 G2 G यहाँ पर फिर से लड़की को अरेंज करने कितना 5 फैक्टोरियल हो गया, फिर यहाँ पर 5 स्पेस में ही लड़के को बिठाना है ना, क्योंकि ऑल्टरनेट बिठाना है, तो फिर से 5 फैक्टोरियल, फिर दोनों को ऐड कर दिया तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर तीसरे में क्या बोला है, ऑल दी गर्ल्स सेट टुगेदर एंड ऑल दी बॉयज सेट टुगेदर, तो G1 G2 G3 G4 G5 इसको आपस मतलब एक यूनिट की तरह ट्रीट करो, फिर B1 B2 B3 B4 B5 इसको एक यूनिट की तरह ट्रीट करो, फिर ये दोनों को अरेंज करने का कितना तरीका हो गया 2 फैक्टोरियल, फिर इसको आपस में अरेंज करने का कितना तरीका हो गया 5 फैक्टोरियल, फिर ये 500 लड़कों को आपस में अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल, तो ये दोनों को आपस में तो 2 फैक्टोरियल, फिर लड़की को आपस में इंट्रा परम्यूटेशन 5 फैक्टोरियल, फिर लड़कों को आपस में तो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर ऑल दी गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। ठीक है, तो ऑल दी गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, तो इसको कैसे सोचो कि पहले तो पूरा केस ले लो कि बिना कोई रेस्ट्रिक्शन का टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 10 लोग हैं यहाँ पर तो 10 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। फिर गर्ल्स आर नेवर टुगेदर बोल रहा है, तो पहले ये केस ले लो कि सारे लड़की जो हैं वो एक साथ हैं, G1 G2 G3 G4 G5 ये सारे एक साथ हैं, और फिर B1 B2 B3 B4 B5, है ना, तो ये कितने तरीके से अरेंज हो सकता है तो 1 2 3 एक्सक्यूज मी, तो ये कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 और इसको पूरा एक यूनिट तो 6 फैक्टोरियल, और फिर ये इसको आपस में 5 फैक्टोरियल।
है ना। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया, ये 10 फैक्टोरियल क्या था, बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के साथ, है ना, सबको अरेंज करने का। और फिर ये जो है जिसमें कि लड़कियां हमेशा साथ में रहेगी, तो दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तब फिर ये वो केस आ जाएगा जिसमें कि लड़कियां कभी साथ में नहीं रहेगी, है ना। तो इस टाइप से जो इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से लेक्चर को देख लो अगर आपको ज़रूरत लगे तो, लेकिन सब कुछ को लॉजिकली समझो, ठीक है। और फिर आगे हम लोग जो है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रॉब्लम्स हैं पीएनसी में वो हम लोग देखेंगे।